मेरे मित्र, आप सबों का चैप्टर है प्लैनेट एंड सैटेलाइट। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे दो चीज हैं, एक है आपका ग्रह और दूसरा है आपका उपग्रह। एक आपका क्या है, ग्रह है, और दूसरा है आपका उपग्रह। ध्यान में रखेंगे, ये दोनों ही दो चीज होती है। प्लैनेट भी अलग होता है और सैटेलाइट भी अलग होता है। और मेरे मित्र, जब हम लोग प्लैनेट और सैटेलाइट की बात करते हैं तो हम सबों को यहाँ पे थोड़ा सा किसके बारे में डिस्कस करना होता है? तो गुरुजी, यहाँ पे हम लोगों को सोलर सिस्टम के बारे में डिस्कस करना होता है। किसके बारे में? सोलर सिस्टम के बारे में डिस्कस करना होता है। क्या कहते हैं इसको हिंदी में? तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इसी को सौर मंडल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सौर मंडल बोला जाता है। आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये सौर मंडल क्या होता है? तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे, जब हम लोग ऊपर की ओर देखते हैं तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी हम लोग अंतरिक्ष को देखते हैं, यानी कि स्पेस को देखते हैं। मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि हम लोग कहाँ पे रहते हैं? आप सभी कहते हैं पृथ्वी पे। लेकिन ऐसे भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्या कहते हैं? हम सभी कहते हैं कि गुरुजी हम सभी इस ब्रह्मांड में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? ब्रह्मांड में रहते हैं। मेरे मित्र, आपके इस ब्रह्मांड का एक बहुत ही अहम हिस्सा है सोलर सिस्टम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी आखिर ये है क्या? क्योंकि जब भी हम लोग किसी भी चीज की बात करते हैं तो उसके फिजिकल व्यूज की बात करते हैं। अगर कोई चीज आपके सामने में है तो आप उसको बड़े ही आसानी से बोल देते हैं, लेकिन जब ये सौर मंडल की बात आती है तो माइंड सबसे पहले क्लिक वहीं पे करता है कि ये आखिर है क्या। तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अपने इस ब्रह्मांड में बहुत सारे छोटे छोटे धूमकेतुएं हैं, या आप कह सकते हो कि क्षुद्र ग्रह है। और क्या है? तो सर छोटे छोटे तारे हैं, बड़े बड़े तारे हैं। साथ में क्या है? तो सर जो मेटेरॉइड्स होते हैं वो है। तो ये सब के सब मिल करके क्या करते हैं सर? ये सब के सब मिल करके सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। क्योंकि एस्टेरॉइड, या फिर अगर हम लोग कॉमेट्स की बात करते हैं, या फिर हम लोग मेटेरॉइड्स की बात करते हैं, या फिर हम लोग स्टार की बात करते हैं, तो ब्रह्मांड के दृष्टिकोण से अगर हम लोग इन सभी चीजों को देखते हैं तो कहते हैं गुरुजी ये छोटा छोटा चीज है ब्रह्मांड के लेवल पे, क्योंकि इससे भी ज्यादा बड़ा बड़ा चीज हमारे पास अवेलेबल है। एज यू मीन, जब आप सन की बात करते हो, या फिर प्लेनेट की बात करते हो, सैटेलाइट की बात करते हो, तो आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी क्या ये सभी सोलर सिस्टम में आते हैं? बिल्कुल मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका सौर मंडल है, सोलर सिस्टम है, ये एक्चुअली में क्या है? तो आप सभी कहेंगे ये एक्चुअली में विभिन्न ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, इन सभी का एक सम्मिलित स्वरूप है। क्या है सर? सौर मंडल जो है वो सूर्य सहित सन को भी नहीं छोड़ेंगे। सौर मतलब समझ जाना, सूर्य, तो सौर मंडल मतलब इसमें और भी चीजें होंगी। तो और भी चीजें क्या होगी? तो आप कहेंगे अलग अलग प्रकार के ग्रह होंगे, अलग अलग प्रकार के उपग्रह होंगे, साथ में क्या होंगे? क्षुद्र ग्रह होंगे, साथ में क्या होंगे? तो सर एस्टेरॉइड्स होगा, जिसको हम लोग हिंदी में क्षुद्र ग्रह कहते हैं। फिर क्या होगा? धूमकेतु होगा सर। तो ये जो आपका क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, या फिर उल्काएं पिंड होती है, या ग्रह है, उपग्रह है, तारे हैं, सूरज है, ये सब के सब सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं? आप कहेंगे गुरुजी सौर मंडल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सौर मंडल कहलाते हैं, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम कहते हैं। अब आप कहेंगे कि गुरुजी तब तो हम लोग बड़े ही आसानी से इस चीज को परिभाषित भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं कि सूर्य सहित विभिन्न ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु एवं उल्का पिंडों का स्वरूप क्या कहलाता है सर? सौर मंडल कहलाता है। या फिर आप दूसरे तरीके से यह भी कह सकते हैं कि सूर्य, विभिन्न ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का पिंड का सम्मिलित स्वरूप क्या कहलाता है? सौर मंडल, यानी कि सोलर सिस्टम कहलाता है। और मेरे मित्र, इन सभी चीजों में से हम लोगों को जो पढ़ना है वो किसके बारे में? वो है सर प्लेनेट और सैटेलाइट के बारे में। प्लेनेट और सैटेलाइट के बारे में क्यों? क्योंकि जो प्लेनेट का मोशन होता है सर, वो बेसिकली किस पे डिपेंड होता है सर? फिजिक्स पे डिपेंड होता है। और मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जब न्यूटन ग्रेविटेशन को डिस्कस कर रहे थे तो उनके मन में सबसे पहला क्वेश्चन ये भी आया था सर कि जो हम लोग ये कहते हैं कि सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाता है, ये सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर कैसे चक्कर लगाता है? इसके लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है?
तब वहां पे न्यूटन ने कहीं ना कहीं इस चीज का भी जिक्र करा था। एक्चुअली में सूरज के चारों ओर जितने भी ऑब्जेक्ट मूव करते हैं, इन सभी के लिए गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। और न सिर्फ इसके मूव करने के लिए, बल्कि इसके गोल आकार में बने रहने के लिए भी कौन जिम्मेवार होता है, गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेवार होता है। तो मेरे मित्र, आप सबों के मन में यह भी आ रहा होगा कि गुरुजी, ये तो सोलर सिस्टम के डेफिनेशन की बात हो गई। हम समझ गए कि इसमें विभिन्न ग्रह होंगे, उपग्रह होंगे, क्षुद्र ग्रह होंगे, धूमकेतु होंगे, उल्का पिंड होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। दैट्स ऑल आर कॉल्ड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। जब आप बचपन में पढ़ते हैं तो इन्हीं सब चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि इसको हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, यानी कि खगोलीय पिंड भी कहते हैं, या सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। लेकिन इन सभी का अगर आप एक डायग्राम देखने की कोशिश करेंगे तो मेरे मित्र, आप सबों को यहां पे एक बार फोकस करना होगा। अगर आप डायग्राम की बात करेंगे तो आप सबों को एक बार यहां पे फोकस करना होगा। ध्यान दीजिएगा कि ये पूरा आपका क्या है, तो सर पूरा सोलर सिस्टम है। पूरा क्या है सर, सोलर सिस्टम है, यानी कि सौर मंडल है। मेरे मित्र, ये जो आपका सौर मंडल है, ये जो आपका सौर मंडल है, यहां पे आपको क्या दिखाई पड़ रही है? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी, यहां पे हमको मुख्य रूप से इस पॉइंट पे क्या दिखाई पड़ रही है, सन दिखाई पड़ रही है, यानी कि सूरज दिखाई पड़ रही है। और आप सभी ध्यान में रखिएगा, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सूरज के चारों ओर क्या हो रहे हैं, तो सर अन्य सभी चीजें मूव कर रही है। आप देख रहे होंगे कि सर यहां पे भी मूवमेंट हो रहा है, फिर यहां पे भी आपको मूवमेंट देखने को मिल रहा है, यहां पे भी मूवमेंट देखने को मिल रहा है। सर यहां भी कोई चीजें मूव कर रही है। आप आगे आएंगे तो यहां भी देखेंगे कोई चीजें मूव कर रही है। सर इस पाथ में भी मूव कर रही है, इस पाथ में भी मूव कर रही है। आप क्या देख रहे हैं कि सर कोई चीज है जो मूव कर रही है, यानी कि किसका मूव कर रही है सर, तो सर सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है। किसको घूम रही है सर, सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है। और मेरे मित्र, ये जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, और ये जो छोटे छोटे आप ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, यहां पे पॉइंट आउट कर रहे हैं, और ये जो स्टार यानी कि तारा जैसी संरचना देख रहे हैं, ये सब के सब क्या है, तो सर अलग अलग वस्तुएं हैं, जिसको हम लोग किस रूप में जानते हैं, क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं, या फिर धूमकेतु के नाम से जानते हैं, या फिर उल्का पिंड के नाम से जानते हैं। मेरे मित्र, आप सबों को यह हमेशा अपने माइंड में रखना होगा कि ये जो पूरा सोलर सिस्टम देख रहे हैं, इसका प्रधान कौन होता है, मुखिया कौन होता है, तो सर ये जो सूरज है, जो बीच में बैठा हुआ है, जिसके चारों ओर सभी चीजें घूम रही है, ये क्या है सर, तो सौर मंडल का प्रधान होता है। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सोलर सिस्टम का मेन अंग क्या है, तो आप क्या कहेंगे, गुरुजी सूरज है। या आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सूरज को सौर मंडल का प्रधान बोला जाता है, प्रधान बोला जाता है, यानी कि मुखिया बोला जाता है। मेरे मित्र, साथ ही एक चीज और ध्यान में रखिएगा, इसको न सिर्फ सोलर सिस्टम का प्रधान बोला जाता है, बल्कि पूरे सोलर सिस्टम में जितनी एनर्जी है उसका अबाउट 99.99 आप कह सकते हो समथिंग के आसपास सिर्फ और सिर्फ एनर्जी सन के पास है, अकेले सूरज के पास है। तो आप समझ ही सकते हो कि पूरे सोलर सिस्टम का अगर हम 90% भी एनर्जी निकालें सर सूरज के लिए, वो कितना ज्यादा होगा, क्योंकि इसके पास ऊर्जा भी ज्यादा है। और ये क्या है, तो सर पूरे सोलर सिस्टम के मेन सेंटर में है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, तो सर प्रधान यानी कि मुखिया बोला जाता है। आप सबों के मन में आ रहा हो कि गुरुजी, हम लोग को तो ग्रह और उपग्रह पढ़ना था। मेरे मित्र, उसी पे चर्चा करने वाले हैं। जब आपके पास सोलर सिस्टम का ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि सोलर सिस्टम में ही ग्रह और उपग्रह होंगे, तो कहीं ना कहीं अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर जी ये ग्रह क्या होता है। तो चेला जी ध्यान में रखेंगे कि वैसा ऑब्जेक्ट जो ग्रह के सूरज के चारों ओर, वैसा ऑब्जेक्ट जो सूरज के चारों ओर क्या करता है, परिक्रमा करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं, यानी कि प्लेनेट कहते हैं। क्या कहेंगे कि गुरुजी वैसा वस्तु या वैसा खगोलीय पिंड
जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है वो क्या कहलाता है? ग्रह कहलाता है। आप कहेंगे कि गुरुजी एकर मतलब ये हुआ कि यहां पे जो सूर्य के चारों ओर इस टाइप का ऑब्जेक्ट दिख रहा है, क्या ये सभी ग्रह हैं? मेरे मित्र बिल्कुल, ये सभी क्या है? ग्रह हैं। जो आप ऑब्जेक्ट देख रहे हैं ये सब क्या है? ग्रह हैं। ये भी क्या है गुरुजी? ग्रह। ये भी क्या है? ग्रह है, यानी कि प्लैनेट है। ये भी क्या है सर? प्लैनेट है, यानी कि ग्रह है। यहां पे भी आप देखेंगे तो सर ये भी क्या है? ग्रह है, यानी कि प्लैनेट। और क्या देख रहे हैं चेला जी? तो आप सभी देख रहे हैं ये जो खगोलीय पिंड है वो क्या कर रहे हैं? तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं, यानी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। इसको आपने क्या बोला गुरुजी? ग्रह बोला, यानी कि प्लैनेट बोला। अब मेरे मित्र आप सभी यहां पे ध्यान में रखिएगा कि आप जितने भी प्लैनेट को यहां पे देख पा रहे होंगे, जितने भी प्लैनेट को आप यहां देख पा रहे होंगे, दैट्स ऑल आर इन अ राउंड शेप। ये सब के सब क्या है? तो सर गोल आकार में। क्या है? गोल आकार में। दैट मीन्स यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि इसका गोल आकार कैसे संभव है? तो आप सभी को अभी जस्ट मैंने सेशन के स्टार्ट में ही बताया था कि जब न्यूटन गुरुत्वाकर्षण की बात कर रहे थे, गुरुत्वाकर्षण के नियम के लिए अपना सिद्धांत दे रहे थे, उस वक्त इन्होंने यह भी दिमाग लगा लिया था कि इसका मतलब यह हुआ कि सूर्य के चारों ओर जो ऑब्जेक्ट मूव करती है, प्लैनेट या फिर कोई अन्य चीजें, उसके लिए भी ग्रेविटेशनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ में किसी भी ऑब्जेक्ट का जो शेप होता है उसको बनाए रखने के लिए भी क्या होता है? तो सर ग्रेविटेशनल फोर्स जरूरी होता है। मतलब यह हुआ कि इस सूर्य के चारों ओर जितने भी गोल आकार वाले खगोलीय पिंड मूव कर रहे हैं, जिसको हम लोग अभी ग्रह के रूप में जान रहे हैं, इसके गोल स्वरूप के लिए कौन जिम्मेवार है? तो सर गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेवार है। कौन जिम्मेवार है? गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेवार है। मेरे मित्र साथ ही आप सभी ने इस डायग्राम के माध्यम से एक और चीज फील करा होगा जो शायद अभी तक आप लोगों को नजर न पड़ी होगी। आप कहेंगे ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है, बस हम आपको यही समझाना चाह रहे हैं कि इस ग्रह के चारों ओर में आपको कुछ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि कचरा है यहां पे, अडंबर है, या और भी बहुत कुछ अन्य चीजें हैं यहां पे। आप कहेंगे ऐसा नहीं दिख रहा है। हर एक ग्रह के आसपास का क्षेत्र क्या है गुरुजी? क्लीन है, साफ है। हर एक ग्रह के आसपास का क्षेत्र क्या है गुरुजी? क्लीन है, यानी कि साफ है। आप कहेंगे कि सर ये डायग्राम को देख करके, इस पिक्चर को देख करके हमने तो यहां पे 3 चीज का आइडिया लगा लिया। 3 नहीं 4 चीज का आइडिया लगा लिया। पहला चीज ये कि सोलर सिस्टम का प्रधान सूर्य को माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास ज्यादा एनर्जी है। दूसरा चीज हमने ये देखा कि वैसी ऑब्जेक्ट जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है उसको हम लोग ग्रह बोल रहे हैं। और ये जो ग्रह है इसके गोल स्वरूप के लिए गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेवार है। और साथ में ग्रह के आसपास में कोई भीड़ भाड़ नहीं है, यानी कि ग्रह के आसपास का क्षेत्र क्या है? साफ है। तो मेरे मित्र आपने इस पॉइंट को सीखा नहीं है, आपने इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन 2006 के प्राग सम्मेलन के अनुसार ग्रह के डेफिनेशन को अच्छे से समझ लिया। बिल्कुल सही सुन रहे हैं मेरे मित्र। अभी तक हम लोग जो 2006 से पहले ग्रह के लिए डेफिनेशन पढ़ते थे वो हमारे टीचर के थ्रू सिर्फ और सिर्फ इतना बताया जाता था कि वैसी खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है ग्रह कहलाता है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के थ्रू इस डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया। जब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के प्राग सम्मेलन 2006 संपन्न हुई सर, तो उसमें यह निर्णय लिया गया कि अब जो ग्रह होंगे उसके लिए 3 पॉइंट बहुत जरूरी होंगे, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में तो बहुत सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हैं। तो इन सभी में से हम किसको प्लैनेट कहेंगे? तो प्राग सम्मेलन 2006 में इस चीज का निर्णय लिया गया कि हम लोग उसी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को ग्रह बोलेंगे जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो। क्या करता हो? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो, और साथ ही उसके आकार को बनाए रखने के लिए उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो, और साथ में उसके आसपास में
भीड़ भाड़ ना हो, यानी कि उसका जो आसपास का क्षेत्र है वो क्या हो, तो सर साफ रहे। आप कहेंगे कि सर अब हम लोग कहीं पे भी ग्रह को डिफाइन करेंगे तो क्या ये तीनों पॉइंट बोलना होगा? मेरे मित्र, समझने के लिए आप सभी कहते हैं कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को ग्रह बोला जाता है, आप बोल सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए और खुद के कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना बहुत ही जरूरी होगा। आप कहेंगे चलो ये याद रह जाएगा, लेकिन अगर एक बार लिख देते तो ज्यादा बेटर होता। मेरे मित्र, लिख भी देंगे, लेकिन उससे पहले आप एक और चीज याद रख लेंगे। आप सबों को मालूम है कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा करके बोने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। क्यों रखा गया है? आपको इतना तो मालूम है कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। हटाने के रीजन यही था सर, जो आपका इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन 2006 का प्राग सम्मेलन था, उसमें जो ग्रह के लिए नई डेफिनेशन दी गई, यानी कि ग्रह के परिभाषा को मॉडिफाई किया गया, उस परिभाषा के अकॉर्डिंग प्लूटो फिट नहीं बैठ रहा था, जिस वजह से 2006 के IAU प्राग सम्मेलन में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा करके बोने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। आप कहेंगे चलो सर ये भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आप लिख दो। तो मेरे मित्र आइए इसको आप लिख भी लीजिए। सिंपली आप सभी के लिए मैंने यहाँ पे एक फोटो रखा है सर, इसको आप देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं अब आप आइडिया लगा रहे होंगे कि गुरुजी ये हमारा क्या है, सन है, और इसी सन के चारों ओर क्या होंगे, तो सर इसी सन के चारों ओर ये जो ग्रह है ये घूमते रहेंगे। तो बात किसकी करेंगे? आप कहेंगे गुरुजी ग्रह के लिए परिभाषा की बात करेंगे। तो मेरे मित्र आप सभी यहाँ पे ग्रह हेडिंग डालेंगे, ग्रह हेडिंग डालेंगे और परिभाषा लिखना स्टार्ट करेंगे। ग्रह, इसी को हम लोग इंग्लिश में प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, बात किसकी करेंगे? तो सर इसके डेफिनेशन की करेंगे, यानी कि इसके परिभाषा की करेंगे। मेरे मित्र परिभाषा हम लोग किसके अनुसार देखेंगे? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि परिभाषा जो है हम लोग IAU के प्राग सम्मेलन 2006 के अनुसार हम लोग परिभाषा को देखेंगे सर, के अनुसार हम लोग परिभाषा को देखेंगे। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि बात की जाएगी किसकी? ग्रह की। तो पहला चीज क्या कहेंगे कि जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो। दूसरा पॉइंट क्या याद रखेंगे? गोल स्वरूप, जिसके गोल आकार को बनाए रखने के लिए जिसके नहीं लिखेंगे, जिसमें लिखेंगे। ठीक है, जिसमें गोल आकार को बनाए रखने के लिए पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो, साथ में जिसके आसपास भीड़ भाड़ न हो। क्या कहिएगा? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन 2006 के प्राग सम्मेलन के अनुसार जो ग्रह होंगे उसके लिए जो डेफिनेशन होगा उसमें 3 पॉइंट मैच होना चाहिए। पहला चीज क्या कि ग्रह वही कहलाएगा जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करेगा। दूसरा, जिसमें गोलाकार को बनाए रखने के लिए क्या होगा? गुरुजी पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल होगा। और तीसरा, जिसके आसपास भीड़ भाड़ नहीं हो।
और मेरे मित्र आप सभी यहां पे नोट करके एक और चीज माइंड में रखिएगा, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है? नोट करके आप सभी ध्यान में रखिएगा कि इसी परिभाषा के अनुसार, इसी परिभाषा के अनुसार प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर बोने ग्रह की श्रेणी में रखा गया, बोने ग्रह की श्रेणी में रखा गया, ठीक? इसमें कोई दिक्कत सर नहीं होना चाहिए, ये आपका यहां पे मेन पॉइंट था, तो इसको आप सभी अपने माइंड में हमेशा रखेंगे। मेरे मित्र ये तो हो गई ग्रह के डेफिनेशन की बात, और साथ में अगर आपसे कोई ये पूछे कि ग्रह कितने हैं तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी 8 हैं। आप सभी यहां पे देख पा रहे होंगे, मरकरी है, वेनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, यानी कि टोटल ग्रहों की संख्या 8। और आप सबों को मालूम है कि पहले 9 ग्रह थी, एक ग्रह जो आपका प्लूटो है उसको हटा दिया गया है। आप कहेंगे चलो सर ये चीजें तो हमारी क्लियर हो गई, ये चीजें हमारी क्लियर हो गई, अब इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब थोड़ा सा सर और ध्यान देंगे यहाँ पे के अनुसार हट गया था। अब मेरे मित्र आप सभी को ये आइडिया लग गया है कि ग्रह जो है वो किसके चारों ओर घूमेगा। आप कहेंगे गुरुजी सूरज के चारों ओर घूमेगा, तो जो ग्रह सूरज के चारों ओर घूमेगा इसके संबंध में केपलर नामक वैज्ञानिक ने 3 नियम दिए थे, जिसको क्या बोला जाता है, ग्रहों से संबंधित केपलर का गति नियम बोला जाता है, या इसी को हम लोग इंग्लिश में केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन कहते हैं। मेरे मित्र आप सभी क्या ध्यान में रखेंगे कि यहां पे जो हम लोगों ने ये सीखा है कि ग्रह वे होते हैं जो सूरज के चारों ओर परिक्रमा करता है, तो जो ग्रह सूरज के चारों ओर परिक्रमा करता है ये किस प्रकार से करता है और परिक्रमा करने में क्या चेंजिंग होती है, इस चीज को बताने के लिए केपलर्स ने क्या दिया, तो सर ग्रहों के गति से संबंधित नियम दिया। कितने नियम थे गुरुजी? 3 नियम। आप कहेंगे कौन कौन सा, तो आइए उसको डिस्कस करते हैं। मेरे मित्र आप सभी हेडिंग लगा लेंगे, ग्रहों की गति से संबंधित केपलर नियम। पहला चीज तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कितने नियम दिए गए थे, आप सभी कहेंगे 3 नियम दिए गए थे। कितने नियम दिए गए थे? 3 नियम दिए गए थे। कौन कौन सा? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ग्रहों के गति से संबंधित जो केपलर का प्रथम नियम था या प्रथम नियम है, इसको क्या बोला जाता है, तो सर इसको द लॉ ऑफ ऑर्बिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? द लॉज ऑफ ऑर्बिट्स बोला जाता है, द लॉज ऑफ ऑर्बिट्स बोला जाता है। जो ग्रहों के गति से संबंधित द्वितीय नियम थे, ग्रहों के गति से संबंधित जो द्वितीय नियम थे उसको क्या बोला जाता है, तो द लॉज ऑफ इक्वल एरिया बोला जाता है, ठीक है? द लॉज ऑफ इक्वल एरिया बोला जाता है। और ग्रहों के गति से संबंधित जो तृतीय नियम है इसको क्या बोला जाता है, तो सर इसको द लॉज ऑफ पीरियड बोला जाता है, द लॉज ऑफ पीरियड बोला जाता है। यानी कि केपलर ने जो ग्रहों के गति से संबंधित नियम दिए थे वो कितने थे? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी 3 थे। कौन कौन सा? तो आप कहेंगे कि गुरुजी पहला था हमारा द लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। पहला क्या था हमारा? द लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। और दूसरा क्या था? तो गुरुजी द लॉज ऑफ इक्वल एरियाज। क्या था सर? द लॉज ऑफ इक्वल एरियाज। और तीसरा द लॉज ऑफ पीरियड। क्या था? द लॉज ऑफ पीरियड। मेरे मित्र इसको आप इसी सेंस में याद रखेंगे, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में भी मिलेगा तो ये इस तरह से द लॉ
द लॉ ऑफ ऑर्बिट। अब आप कहेंगे कि सर एग्जाम में ना मिलेगा, हम लोग इसको हिंदी में क्या कहेंगे? तो मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि इसको हम लोग, ऑर्बिट का मतलब क्या होता है? तो सर कक्षा। द लॉज ऑफ ऑर्बिट मतलब कक्षीय नियम, ग्रहों के लिए कक्षीय नियम, यानी कि केपलर के ग्रहों के गति से संबंधित जो प्रथम नियम था उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो सर कक्षीय नियम बोलते हैं। अब दूसरा है द्वितीय नियम, द लॉज ऑफ इक्वल एरियाज। मतलब क्या हुआ कि यहां पे जो समान क्षेत्रफल होगा, यानी कि जो एरियल वेलोसिटी के लिए काम आएगा, उसके बारे में हम लोग कहेंगे कि केपलर्स का ग्रह का जो गति संबंधित दूसरा नियम था वो क्या था? तो सर समान क्षेत्रफल का नियम था, या इसको हम लोग समान क्षेत्रीय वेग वाला नियम भी कहते हैं। और साथ ही जो आपका तीसरा है द लॉज ऑफ पीरियड, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सर पीरियड का मतलब यहां पे समय हो जाता है, और समय से रिलेट करके हम लोग पढ़ेंगे। मतलब क्या हुआ कि जो लॉज ऑफ पीरियड है उसमें हम लोग कहेंगे आवर्त नियम। क्या कहेंगे? आवर्त नियम। तो आवर्त जो है बेसिकली हम लोग किससे कनेक्ट करेंगे यहां पे? तो सर टाइम से, और वो भी किसका? तो सर जो रिवॉल्यूशनरी पीरियड होगा उसका, यानी कि जो परिभ्रमण काल होगा चला उसका। तो ये तीनों चीज आप याद रखिएगा कि जो प्रथम नियम था उसको द लॉज ऑफ ऑर्बिट बोला जाता है, जो द्वितीय नियम था उसको द लॉज ऑफ इक्वल एरियाज बोला जाता है, तृतीय नियम को द लॉज ऑफ पीरियड बोला जाता है। आप सबों के मन में आ रहा हो कि गुरुजी प्रथम नियम क्या कहता है, यानी कि द लॉज ऑफ ऑर्बिट क्या कहता है? तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैंने आपकी सुविधा के लिए लिख दिया है। प्रथम नियम कहता है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है, जो कि मैंने आपको गला फाड़ फाड़ के बताया है, तथा सूर्य ग्रह की कक्षा के एक फोकस बिंदु पर स्थित होता है। प्रथम नियम सिर्फ और सिर्फ यही कहता है, जिसको हम लोग कक्षीय नियम के नाम से जानते हैं, द लॉज ऑफ ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। वो ये कहता है कि जितने भी ग्रह हैं वे सब के सब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, और सूर्य जो है वो परिक्रमण कक्ष के एक फोकस पे स्थित होता है। आप कहेंगे कैसे? तो मेरे मित्र ध्यान देंगे इस फिगर पे। ये फिगर आप सभी देख पा रहे होंगे, ध्यान से देखिएगा कि यहां पे ये आपका क्या है? तो गुरुजी सन है, और मेरे मित्र ये जो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं इसको हम लोग ग्रह माने, तो ये किस तरह से मूव कर रहा है? तो गुरुजी ये वृत्ताकार मार्ग में, दीर्घ वृत्ताकार मार्ग, ये इस तरह से मूव कर रहा है। ध्यान रखिएगा कि दीर्घ वृत्ताकार ये जो मार्ग देख रहे हैं इसको क्या बोला जाता है? तो सर इसको इलिप्टिकल पाथ बोला जाता है, और हिंदी में इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो सर हिंदी में इसी को दीर्घ वृत्ताकार मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग हिंदी में? दीर्घ वृत्ताकार मार्ग कहते हैं। तो प्रथम नियम यह कहता है कि जितने भी ग्रह होते हैं वे सब के सब सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में घूमते हैं। इसको आप अपने से भी कर सकते हैं सर। यहां पे अगर इस चीज को ड्रॉ करना चाहें तो कहेंगे इसके अनुसार गुरुजी दीर्घ वृत्ताकार मार्ग ये हो जाएगा। बिल्कुल सर, ये आपका क्या हो जाएगा? दीर्घ वृत्ताकार मार्ग हो जाएगा। मेरे मित्र फिर कहा जा रहा है कि ये जो आपका वृत्ताकार मार्ग है या कक्षा है, इसमें परिक्रमा करता है, और सूर्य जो है वो ग्रह की कक्षा के एक फोकस पे स्थित होता है। तो सूर्य जो है, मान लीजिए अगर ये आपका यहां पे कोई ग्रह है, ठीक है, ये आपका कोई ग्रह है सर, और ये क्या हो रहा है? तो सूर्य के चारों ओर घूम रहा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? आप कहेंगे गुरुजी ये वाला जो है ये इसका दीर्घ वृत्ताकार कक्षा हो जाएगा, या हम इसको दीर्घ वृत्ताकार मार्ग बोलेंगे। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि अगर हम यहां पे सन को रख दें तो आप कहेंगे सर ये क्या हो जाएगा? एक फोकस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो जो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा है उसके लिए एक फोकस का काम करेगा। और मेरे मित्र जो आपका प्लेनेट है वो क्या होगा? तो सर इसी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमते रहेगा, और ये जो सन है वो क्या होगा? तो सर अगर हम यहां से एक लाइन खींच देते हैं तो वो एक फोकस पे चला जाएगा। कहां पे चला जाएगा? फोकस पे चला जाएगा। आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी इससे कंक्लूजन क्या निकलता है? तो मेरे मित्र आप सभी यहां पे ध्यान में रखेंगे कि इससे कंक्लूजन यही निकलता है कि जो सूर्य का नजदीक बिंदु होता है, जो आपका सूर्य का नजदीक बिंदु है, जैसे कि ये आपका क्या है? तो सर फोकस पे सूर्य है। कहां पे सर? दीर्घवृत्ताकार कक्षा में। तो अगर मान लीजिए कि ये सूर्य का, अगर इस बिंदु की हम बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये नजदीक वाला बिंदु होगा, और ये वाले बिंदु की बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये दूर वाला बिंदु होगा। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि यहां से सन का डिस्टेंस इसमें क्या है? ज्यादा है, जबकि यहां से इस बिंदु के सन का जो डिस्टेंस है वो क्या है? कम है।
तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यहां पे ये वाला जो बिंदु होगा ये क्या कहलाएगा, उपसोर कहलाएगा, उपसोर कहलाएगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में पेरिहीलियन कहते हैं। और ये जो आप सूर्य से दूर बिंदु देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं हम लोग, अपसोर कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसोर। और इसको हम लोग एपीहीलियन कहते हैं, एपीहीलियन कहते हैं। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सूर्य का जो नजदीक वाला बिंदु होता है उसको क्या बोला जाता है, उपसोर बोला जाता है या उपसोर बिंदु बोला जाता है। और सूर्य से जो दूरस्थ बिंदु होता है, यानी कि यहां पे मैं अगर लिख दूं दूरस्थ, तो आप कहेंगे सूर्य से दूरस्थ बिंदु अपसोर कहलाता है। और सूर्य के नजदीक वाला जो बिंदु होता है उस दीर्घवृत्ताकार कक्षा में वो क्या कहलाता है, तो सर उपसोर कहलाता है। तो यहां पे इसको हम नजदीक लिख देते हैं ताकि आप सभी इसको समझ पाए। अब बहुत सारे मित्रों को याद नहीं रहेगा, गुरुजी कैसे याद रखेंगे, तो चला जी याद रखिएगा कैसे। तो अपसोर मतलब सूर्य से जितना अप, सूर्य से जितना अप मतलब क्या हुआ, सूर्य से ज्यादा दूरी वाला जो बिंदु होगा ओकरा क्या कहिएगा, आप कहेंगे अपसोर। और उपसोर मतलब क्या हुआ कि सर जब अपसोर कहे तो आपने कहा कि सूर्य से अप, यहां पे दुइये गो बिंदुए होता है, एगो दूर एगो नजदीक। तो जब दूर वाला अप हो गया तो नजदीक वाला तो उपेन कहलाएगा। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। ये दोनों पॉइंट आप अपने माइंड में रखिएगा। अब बात आती है कि गुरुजी जो द्वितीय नियम है वो क्या कहता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि द्वितीय नियम कहता है, द्वितीय नियम कहता है कि प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है, अर्थात प्रत्येक ग्रह समय के समान अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करता है। द्वितीय नियम क्या कहता है कि प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है, यानी कि जितने भी ग्रह हैं उन सभी का एरियल वेलोसिटी क्या होगा, नियत होगा। फिर कहा जा रहा है कि अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि प्रत्येक ग्रह समय के समान अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करता है। आप सबों के मन में थोड़ा सा डाउट आ रहा होगा कि गुरुजी प्रत्येक ग्रह की बात हो रही है। तो मेरे मित्र इस फिगर पे आप थोड़ा सा नजर दौड़ाएं सर, आप इस फिगर पे थोड़ा सा नजर दौड़ाएं सर, थोड़ा सा। आप यहां पे क्या देख रहे हैं, गुरुजी सूर्य को देख रहे हैं। अब सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार मार्ग बनी हुई है, पहला नियम तो कह दिया। अब दूसरा नियम में यह कहा जा रहा है कि प्रत्येक ग्रह का जो क्षेत्रीय वेग है वो क्या रहता है, नियत रहता है, यानी कि समय के समान अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। आप कहिएगा ये क्षेत्रीय वेग क्या हुआ, तो मेरे मित्र ध्यान देंगे कि अगर हम यहां पे इस बड़े लेवल पे, ये बड़े लेवल पे इसको हम सन बोले हैं और हम इसके नजदीक वाले किसी की बात नहीं करते, हम इसके दूर की बात करते ताकि बोर्ड पे आप सभी समझ पाओ। मान लो कि हम यहां से बात करते हैं तो सर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है सर, इसका अलग एरिया होगा, आप कहेंगे बिल्कुल होगा। और ये जो पॉइंट है सर, इधर वाला पॉइंट और इधर वाला पॉइंट, इसका अलग एरिया होगा, आप कहेंगे बिल्कुल। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि अगर ये ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाए, ये ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाए तो सर ये इस वाले एरिया को भी पार करेगा और इस वाले एरिया को भी पार करेगा, आप कहेंगे बिल्कुल। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि यहां पे एरिया हमारा कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है, समय के समान अंतराल में ये क्या करेगा सर, समान क्षेत्रफल तय करेगा। मतलब साफ है कि यहां से अगर ये यहां से चलता है और यहां तक पहुंचता है तो कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा। तो सर इस क्षेत्रफल को पार करने के लिए इसका कुछ ना कुछ वेग भी तो होगा। इसके वेग को यहां पे क्षेत्रीय वेग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्षेत्रीय वेग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सर इसको हम लोग इंग्लिश में एरियल वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, एरियल वेलोसिटी कहते हैं। मेरे मित्र ये जो क्षेत्रीय वेग है ये चारों तरफ घूमने के लिए क्या होता है, समान होता है। एरियल वेलोसिटी चारों तरफ घूमने के लिए क्या होता है, तो सर समान होता है। मतलब ये हुआ कि ये समय के समान अंतराल में समान क्षेत्रफल क्या करती होगी, तय करती होगी। अब समान रहने से यह फायदा होता है कि सर यहां पे अगर एरिया ज्यादा है तो सर यहां पे भी एरियल वेलोसिटी सेम, एरिया कम है तो एरियल वेलोसिटी सेम। चला जी, जब यहां पे एरिया कम है और एरियल वेलोसिटी यही वाला है तो इसको यहां पे परिक्रमा करने में या पार करने में कम समय लगेगा या ज्यादा,
आप कहेंगे कम समय लगेगा। अच्छा, समय अगर कम लगेगा तो यहां पे वेग क्या होगा? आप कहेंगे सर वेग तो नियते रहेगा, लेकिन इसको कम समय लगेगा तो लगेगा यहां से ये जल्दी पार कर गया है। मतलब ये हुआ, मतलब ये हुआ कि जो आपका प्लेनेट का मोशन के लिए दूसरा नियम है वो ये कह रहा है कि इसका जो एरियल वेलोसिटी है वो सेम रहेगा। तो अगर कोई ग्रह सूर्य के नजदीक आया है तो उसका परिक्रमण जो वेग होगा वो क्या होगा? आप कहेंगे सर बढ़ जाएगा। क्या होगा? परिक्रमण वेग बढ़ जाएगा। और जैसे ही वो दूर होगा तो सर उसका जो परिक्रमण वेग होगा वो क्या होगा? घट जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर कोई ग्रह जो है वो सूर्य के पानी देगा थोड़ा। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि गुरुजी जब ग्रह जो है वो सूर्य के नजदीक होगा तो उसका वेग बढ़ जाएगा, और जब ग्रह सूर्य से दूर होगा तब उसका वेग क्या होगा? घट जाएगा। तो मेरे मित्र यहां पे जो आपका ये चीज लिखा हुआ है कि प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है, अर्थात प्रत्येक ग्रह समय के समान अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करता है। तो यहां से आप सभी कंक्लूजन ये निकालेंगे कि गुरुजी अगर हमारा ये दीर्घवृत्ताकार कक्ष है और यहां पे हमारा सन है, यहां पे हमारा सन है, तो सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग अगर यहां पे हमारा कोई प्लैनेट है, यहां पे अगर हमारा कोई प्लैनेट है, ग्रह है, और यहां पे कोई हमारा प्लैनेट है यानी कि ग्रह है, तो हम ये देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि ये प्लैनेट सूर्य से नजदीक में है, तो इसका जो वेग होगा वो क्या होगा? बढ़ जाएगा, और इसका जो वेग होगा वो क्या होगा? तो गुरुजी घट जाएगा। तो मेरे मित्र आप सभी यहां पे नोट करके लिख लेंगे 2 पॉइंट, नोट करके आप 2 पॉइंट लिख लेंगे। क्या? कि जब ग्रह सूर्य के जब ग्रह सूर्य के नजदीक होता है तो वेग बढ़ जाता है, वेग बढ़ जाता है। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि जब ग्रह सूर्य से दूर होता है, जब ग्रह सूर्य से दूर होता है तो वेग घट जाता है, वेग क्या होता है? घट जाता है। ध्यान में रखिएगा, अगर बात करेंगे एरियल वेलोसिटी की तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो सर ये जो हमारा पूरा क्षेत्रफल है यहां, और ये जो हमारा पूरा क्षेत्रफल है यहां, तो इस क्षेत्रफल को अगर ये भी वेग से कर रहा है कवर, तो ये जो वेग होगा वो क्या कहलाएगा? क्षेत्रीय वेग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्षेत्रीय वेग, यानी कि एरियल वेलोसिटी कहलाएगा, एरियल वेलोसिटी कहलाएगा। ये चीज आप अपने माइंड में जरूर रखिएगा। अब आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी द लॉज ऑफ पीरियड क्या है? भाई ये उसको भी समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। तृतीय नियम कहता है कि ग्रह का परिक्रमण काल, टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन का वर्ग ग्रह से सूर्य की औसत दूरी के घन के समानुपाती होती है, या समानुपाती है लिखा हुआ है, यहां पे समानुपाती होती है होगा। आप कहेंगे सर ये वाला चीज हम कैसे समझेंगे कि ग्रह का परिक्रमण काल? पहले तो हमको टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन बताओ। तो चला जी ध्यान दीजिए, ये आपका आप कहेंगे वृत्ताकार मार्ग, दीर्घ वृत्ताकार, यहां पे हम क्या कर रहे हैं चला? सन को रखते रहे, यहां पे हम सन को रखते रहे,
और यहां पे कोई प्लैनेट है, यहां पे कोई प्लैनेट है जो कि मूव कर रहा है, किस वेग से? v वेग से। क्या कहा जा रहा है कि ग्रह का परिक्रमण काल, टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब ये जो ग्रह यहां से स्टार्ट करेगा चलना और घूमते हुए यानी कि इस बिंदु को भी पार करते हुए सर ये फिर से इस पॉइंट पे आ जाएगा, इसको कुछ ना कुछ समय लगेगा। और मेरे मित्र, सूर्य के चारों ओर ग्रह के द्वारा एक पूरा चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परिक्रमण काल कहते हैं, यानी कि टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन कहते हैं। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जहां पे भी टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन यानी कि परिक्रमण काल की बात की जाएगी, आप कहेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर मानते हुए उसके चारों ओर एक चक्कर घूमने में जो समय होगा वही क्या होगा? परिक्रमण काल होगा। तो यहां पे सूर्य को सेंटर माना जाता है, अब इसके चारों ओर परिक्रमा ग्रह करेगा, तो एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगा होगा क्या कहेंगे? आप कहेंगे ग्रह का परिक्रमण काल कहेंगे। चला जी ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है कि ग्रह का परिक्रमण काल टी स्क्वायर ग्रह से सूर्य की औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। मेरे मित्र, यहां पे ये दूरस्थ पॉइंट है तो यहां से इसकी कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी। आप कहेंगे सर एक आर ना होगा, रेडियस ना होगा, यहां पे ये नजदीक में है तो एक ना कुछ डिस्टेंस होगी। आप कहेंगे बिल्कुल। तो मेरे मित्र, यही चीज कहा जा रहा है कि जो इस ग्रह का परिक्रमण काल का वर्ग होगा वो सूर्य और ग्रह के बीच की दूरी के घन के समानुपाती होगा। मतलब यह हुआ कि दैट इज करके हम लोग लिख सकते हैं कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। मतलब क्या हुआ कि ग्रह का परिक्रमण काल का वर्ग जो है वो ग्रह से सूर्य की औसत दूरी के घन के क्या होती है? समानुपाती होती है। ई बढ़ेगा तो यो बढ़ेगा, ई घटेगा तो यो घटेगा। आप कहेंगे तो रिलेशन का होगा। चला जी, हमने बोला कि ये बढ़ेगा तो यो बढ़ेगा। अगर यहां पे दूरी बढ़ा दिया जाए सूर्य से, आप क्या कहेंगे? परिक्रमण काल भी बढ़ जाएगा। और अगर दूरी घटा दिया जाए, आप कहेंगे सर परिक्रमण काल घट जाएगा। और मेरे मित्र, यही कारण है कि जो ग्रह सूर्य के निकट होते हैं उसका परिक्रमण काल कम होता है, और जो ग्रह सूर्य से दूर होते हैं उसका परिक्रमण का समय क्या होता है? ज्यादा होता है। आप सभी याद करते रहते हैं कि गुरुजी मरकरी का परिक्रमण काल कम होता है, तो आप कहते हैं कि ये जो सन है उसके नजदीक होता है। और मरकरी यानी कि बुध ग्रह का जो परिक्रमण काल होता है वो कितना दिन का होता है? 88 दिन का होता है। वही नेपच्यून यानी कि वरुण की बात करोगे तो ये सूर्य से दूर होता है, तो इसका जो परिक्रमण काल होता है वो क्या होता है? सर 165 वर्ष का होता है। अब सोचो कि कहां एक ग्रह सूर्य का चारों ओर 88 दिन में लगा ले रहा है एक चक्कर, और कोई दूसरा ग्रह जो वरुण है वो एक ही चक्कर 165 वर्ष में लगा रहा है। मतलब 2 आदमी मर जाएगा, 50-50 100, ओकर बादो ओकरा में एगो और समा जाएगा, तब फिर 15 साल, मतलब समझ रहे हो एक चक्कर लगाने में 165 वर्ष का इंतजार करना पड़ता है। तो आप कहेंगे कि गुरुजी इसका मतलब कंक्लूजन हमको यहां पे ये निकाल मिला कि सूर्य के निकटतम ग्रह का परिक्रमण काल कम होता है। बिल्कुल। तो आप सभी लिखेंगे, क्या लिखेंगे? नोट करके यहां पे नोट करके लिखेंगे कि सूर्य के निकटतम ग्रह का परिक्रमण काल, सूर्य के निकटतम ग्रह का परिक्रमण काल क्या होता है? कम होता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि सूर्य से दूरस्थ ग्रह का परिक्रमण काल ज्यादा होता है। तो ये दोनों पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, और मेरे ख्याल से केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन को आप आसानी से समझ पाए होंगे। और मेरे मित्र, इससे ज्यादा आपको इस टॉपिक में याद नहीं रखना है, इतना चीजें आपके लिए इनफ है। सिर्फ इसका लॉ तीनों याद रहता है, और ये जो मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए हैं वो चीज याद रहता है, और जो नोट बताए हैं वो अगर याद है, मेरे ख्याल से इससे संबंधित किसी भी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आप कैपेबल है।
तो मिलते हैं हम लोग फिर अपने अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।